वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज की वीडियो के अंदर हम अपने पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ था नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह होता। और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के मैंने आपको कल 5 केसेस बताए थे, जिनमें से 2 हमने डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट केस क्या था, जिसके अंदर आपका कोई भी ऑक्सीजन एटम या हेटेरोएटम एक्ट कर रहा होता है एज ए नेबरिंग ग्रुप। उसके अंदर हमने 2 मेन ग्रुप्स डिस्कस किए थे, एक मिथॉक्सी ग्रुप और दूसरा हमने देखा था एसिटोक्सी ग्रुप किस तरह पार्टिसिपेट करता है एज ए नेबरिंग ग्रुप। सेकेंड हमने देखा था ऐसा केस जिसमें आपकी फिनाइल रिंग जो है उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्ट करते हैं एज ए नेबरिंग ग्रुप। आज जो है हम देखेंगे कि केस नंबर 3 के बारे में कि किस तरह आपका जो हेलोजन एटम है वो एक्ट करता है एज ए नेबरिंग ग्रुप। अब सवाल ये उठता है कि हेलोजन एटम जो हमने पिछला केस देखा था उसके अंदर तो एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट कर रहा था, और हमें ये भी पता है कि हेलोजन्स बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ये एज ए नेबरिंग ग्रुप कब पार्टिसिपेट करेगा? तो हेलोजन एटम एज ए नेबरिंग ग्रुप तब पार्टिसिपेट करेगा जब इसके एंटी पोजीशन पे एक ऐसा ग्रुप अटैच हो जो इससे भी अच्छा लिविंग ग्रुप हो। जैसे यहाँ पे ब्रोसाइलेट है, ब्रोसाइलेट हमारा कैसा होता है कि O सल्फर डाइऑक्साइड SO डबल बॉन्ड O, इसी तरह डबल बॉन्ड O और आगे आपकी आगे बेंजीन रिंग, और इसकी पैरा पोजीशन पे आपका अटैच है बोरोमीन। ये जो हमारे पास ग्रुप होता है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। जैसे हमारे पास ट्रोसाइलेट हो गया, ठीक है, तो ब्रोसाइलेट भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो अगर ये प्रेजेंट हो Nt2 हेलोजन तो ये एक्ट कर सकता है एज ए लिविंग ग्रुप, और आपका जो हेलोजन है वो एक्ट करेगा एज ए नेबरिंग ग्रुप। इसके अलावा अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है Nt2X, तब हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। इस वजह से हमारे पास ये X है वो इसके साथ हमारे पास किसके तौर पर एक्ट कर सकता है एज ए नेबरिंग ग्रुप। अब X के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। अगर हम इसके शो करें तो हमारे पास 3 लोन पेयर होते हैं हर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके जो X के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इस लिविंग ग्रुप के सिग्मा स्टार जो कि एम्प्टी है उस ऑर्बिटल के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ऐसे रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करके चला जाएगा, यानी इस कार्बन पे जैसे ही अटैक हुआ आपका जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करके चला जाएगा। अब सिग्मा स्टार जो कार्बन था उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किया, एज ए रिजल्ट हमारे पास OBr जो है वो रिमूव हो गया, लिविंग ग्रुप आपका चला गया। ये हमारे पास क्या हुआ, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो X है उसने बैक साइड से अटैक किया विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, और हमारे पास जो है वो होलोनियम आयन की प्रोडक्शन होगी। जैसे अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो Br पॉजिटिव वाला जो आयन होता है उसे कहते हैं ब्रोमोनियम आयन, इसी तरह Cl पॉजिटिव वाले को क्लोरोनियम आयन कहते हैं। तो X पॉजिटिव वाला हो गया होलोनियम आयन। होलोनियम आयन की प्रोडक्शन होगी जो कि ऐसे इंटरमीडिएट काम करता है। अब ये जो होलोनियम आयन है इसके 2 कार्बन के थ्रू ये अटैच है, इस कार्बन के थ्रू जिसे हम कार्बन A अगर लेबल कर ले और इसे कार्बन B कर दे, ठीक है, तो इसके थ्रू हमारे पास X जो है वो अटैच है, और X के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमारे पास जैसे अगर आप क्लोरीन की एग्जांपल है तो क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और 3 उसके ऊपर होते हैं लोन पेयर। जब ये अपना एक लोन पेयर यूज करते हुए एक और बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसी तरह X के ऊपर भी क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपकी जो कार्बन A है और जो कार्बन B है उन दोनों कार्बन के ऊपर आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकते हैं। अगर एसिटोक्सी ग्रुप लें एज ए अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ACO नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, अगर ये अटैक करे कार्बन नंबर A वाले से कार्बन A पे, ठीक है, तो हमारे पास जो X है उसका जो बॉन्ड है इसके साथ इस कार्बन के साथ वो क्या कर जाएगा, X के ऊपर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में वापस आ जाएगा। और अगर आपका एसिटोक्सी ग्रुप क्या करे, आपके कार्बन B पे अटैक करे, यानी इधर से अटैक करे, तो तब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा X के ऊपर। एज ए रिजल्ट हमारे पास रिटेंशन वाली प्रोडक्ट बन जाएगी, जहां जैसे यहाँ पे लिविंग ग्रुप की कन्फिग्रेशन है वही हमारे पास OAC की है, यानी जो न्यूक्लियोफाइल की कन्फिग्रेशन है वो सेम है जैसे कि फर्स्ट केस में। इसी तरह अगर आपका एसिटोक्सी ग्रुप यहाँ पे अटैक करे तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, अगर मैं इसकी प्रोडक्ट शो करूं तो तब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे आपका OAC ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, अगर कार्बन A पे अटैक हो, और यहाँ पे आपका क्या अटैच होगा X ग्रुप, ठीक है।
जो कि क्या होगा कि जब यहाँ से अटैक हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको प्रोवाइड कर दिएगी, तो कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसी फॉर्म को यहाँ पे शो करें तो इसको कैसे शो किया जा सकता है, ये हमारे पास चेयर फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो हम इसको अगर सिंपल शो करें तो यहाँ पे आपका जो एक्स है वो आ जाएगा वेज पे, और आपका जो एसिटोक्सी ग्रुप है क्योंकि वो डाउन साइड पे है तो इसको हम जो है डैशबोर्ड से शो कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई जो कि जिसके अंदर आपके एसिटोक्सी ग्रुप की जो वहां पे ये अटैच है जहां पे आपका लिविंग ग्रुप अटैच है, यानी इस कार्बन की जो कन्फिग्रेशन है वो रिटेन रही। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 कार्बन शो किए हुए हैं, एक के ऊपर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, दूसरी की तरफ आपका बोरोमीन अटैच है। इसके अंदर आपका बोरोमीन तब एज ए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा जब हम OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप के अंदर चेंज कर दें, और OH तब भी एक अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज हो सकता है जब इसकी प्रोटोनेशन करवा लीजिए। जब प्रोटोनेशन करवाएंगे तो OH चेंज हो जाएगा OH2 के अंदर, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड्स रहता है और यहाँ पे इसने बनाया हुआ है 3। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना वो डाउन साइड पे, और जो क्योंकि ये डैश के थ्रू शो किया हुआ है, और C2 के ऊपर आपका जो बोरोमीन है वो क्या है फ्रंट साइड पे। तो एक हमारे पास फ्रंट साइड पे ग्रुप है, दूसरा डाउन साइड पे, यानी ये दोनों क्या है एंटी टू ईच अदर है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला फिनोमिना हो सकता है। अब ये जो Br है जो कि हमारे पास है फ्रंट साइड पे, ये क्या करेगा कि ये OH2 जो कि बैक साइड पे उसकी फ्रंट साइड पे ये जो कार्बन है उसकी तरफ अटैक करेगा। यहाँ पे जो Br के पास जो लोन पेयर अवेलेबल है वो प्रोवाइड किए जाएंगे C1 को, कि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल को। जब यहाँ पे प्रोवाइड किया तो एज रिजल्ट आपका जो वोटर है वो लीव करके चला जाएगा। अब बोरोमीन ने क्योंकि फ्रंट साइड से अटैक किया, ठीक है, क्यों फ्रंट साइड से अटैक किया तो ये जो हमारे पास शो किया हुआ था हमने वेज बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड्स जो कन्फिग्रेशन हमने कार्बन की शो की हुई थी वो इन्वर्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर पहले जो बॉन्ड्स थे जो कि हमने फ्रंट साइड पे शो किए थे वो बैक साइड पे चले जाएंगे, क्योंकि फ्रंट साइड पे आपका क्या लग गया ब्रोमीन, जिसके थ्रू आपकी ब्रोमोनियम आयन की प्रोडक्शन होगी। आपने एक चीज नोट की कि यहाँ पे जो ब्रोमीन है ये फ्रंट साइड पे था और इसने फ्रंट साइड से अटैक किया, ठीक है, क्योंकि इसने OH की बैक साइड से अटैक करना था और OH की बैक साइड क्या थी फ्रंट साइड, और हमारे पास एज ए रिजल्ट C1 की कन्फिग्रेशन इन्वर्टेड होगी, यानी जिस तरह SN2 के अंदर इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है सेम इसी तरह जैसे ही आपके ब्रोमीन ने अटैक किया आपके कार्बन नंबर 1 पे C1 की कन्फिग्रेशन इन्वर्ट होगी। अब ये है कार्बन 1 और ये है कार्बन 2। अगर हम एक और न्यूक्लियोफाइल ले अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो कि आपके पास ब्रोमाइड आयन है, तो ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन नंबर 1 पे भी अटैक कर सकता है और कार्बन नंबर 2 पे भी अटैक कर सकता है। अब 2 तरह के प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है, कार्बन 1 पे जब अटैक करेगा एक प्रोडक्ट बनेगी, जब कार्बन 2 पे अटैक करेगा जब डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगी। अब हमने ये देख लिया, अब इसके अंदर क्या है कि अगर ये अटैक करे आपके कार्बन 1 पे तब क्या होगा, जैसे ही कार्बन नंबर 1 पे अटैक करेगा तो C1 और Br का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और Br नेगेटिव किस साइड से अटैक करेगा, ये हमारे पास जो ब्रोमोनियम आयन का जो ब्रोमीन है वो है हमारे पास फ्रंट साइड पे, ठीक है, तो हमारे पास Br नेगेटिव बैक साइड से अटैक करेगा। जैसे ये बैक साइड से अटैक करेगा तो इस कार्बन 1 की कन्फिग्रेशन फिर इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट ये जो इसके पहले बैक साइड पे थे आपके ग्रुप्स 2 लगे हुए वो फ्रंट साइड पे आ जाएंगे, और Br नेगेटिव ने क्योंकि बैक साइड से अटैक किया तो Br नेगेटिव जो है उसको डैश के थ्रू शो किया हुआ है, 2 इसके ऊपर फ्रंट साइड पे ग्रुप है और ये C1 जो है वो C2 के साथ अटैच है, और ये जो C1 और Br का बॉन्ड टूटा था ये वाला, ये हमारे पास क्योंकि ये C2 के साथ Br जो है वो अटैच था इन दी बाय वेज बॉन्ड, ठीक है, फ्रंट साइड से अटैच था, तो इसलिए ये जो है वो फ्रंट साइड से C2 के ऊपर अटैच होगा। अब अगर हम सेकंड केस देख लें जिसके अंदर आपका Br नेगेटिव अटैक कर रहा है C2, जब ये C2 पे अटैक करेगा फ्रॉम बैक साइड तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो C2 और Br का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। अब Br नेगेटिव ने डाउन साइड से अटैक किया तो Br नेगेटिव जो है वो हमारे पास अटैच होगा विद C2 बाय डैश बॉन्ड, और आपका जो C1 और Br है वो उस पे क्या होगा वो वेज बॉन्ड के थ्रू अटैच है। अब जिस कार्बन के ऊपर अटैक हुआ वहां पे क्या होगी इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी। C2 के ऊपर जो पहले 2 ग्रुप्स थे मिथाइल और हाइड्रोजन वो पहले किस तरह अटैच थे डैश बॉन्ड के थ्रू, यानी वो क्या थे डाउनवर्ड थे, लेकिन जैसे ही Br नेगेटिव ने इस C2 पे अटैक किया तो ये दोनों ग्रुप्स क्या हो गए फ्रंट साइड पे आ गए, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुई इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो जहां पे
बैक साइड से अटैक होगा वहां पे क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाएगी। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को देखें, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखें, तो आपको पता चलेगा कि C2 के ऊपर जिस साइड से आपका Br अटैच था, ठीक है, और C1 पे जहां से आपका हाइड्रोक्साइड अटैच था, सेम उसी पोजीशन पे आपका जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच है। C1 के साथ जो Br अटैच है वो भी किसके थ्रू अटैच है, डैश बॉन्ड के साथ अटैच है। तो हमारे पास जो एक प्रोडक्ट बनी वो किसके थ्रू बनी, हमारे पास रिटेंशन के थ्रू बनी, जिसमें ओवरऑल क्या हुई, रिटेंशन, यानी दोनों दफा एक ही कार्बन सेंटर यानी कार्बन 1 पे दो दफा SN2 रिएक्शन हुआ। एज ए रिजल्ट हमारे पास 2SN2 रिएक्शन के रिजल्ट में यहाँ पे रिटेंडेड प्रोडक्ट बने। दूसरा केस हमने ये देख लिया। अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये क्या है, मीजो कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की प्रेजेंस की वजह से दोनों ग्रुप्स क्या है, मीजो कंपाउंड है, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं, केस नंबर 4, जिसके अंदर आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक्ट करता है एज ए नेबरिंग ग्रुप। अब कार्बन डबल बॉन्ड जो कार्बन है वो किन के अंदर हमारे पास एज ए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है नॉर्बोरेन सिस्टम। नॉर्बोरेन सिस्टम जैसे कि यहाँ पे शो किया होगा। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा नॉर्बोरेन सिस्टम जिसके अंदर डबल बॉन्ड है और उसकी एंटी पोजीशन पे आपका कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दोज नॉर्बोरेन सिस्टम जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर 7 नॉर्बोरिनाइल टोसाइलेट है, ठीक है, और हमारे पास उसको कंपेयर किया गया है 7 नॉर्बोनाइल टोसाइलेट के साथ। एक के अंदर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और दूसरे के अंदर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अब जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके अंदर होगा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला फिनोमिना, ठीक है, और जिसके अंदर नहीं है वहां पे पाई बॉन्ड के थ्रू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होगी। तो जिसके अंदर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज क्यों किए। अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो नेबरिंग ग्रुप है वो बैक साइड से अटैक करता है इन सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, सेम इसी तरह यहाँ पे होगा कि जैसे आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर, आपका लिविंग ग्रुप लीव करके चला जाएगा। अब क्या हुआ कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यानी जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे बताऊं तो ये कुछ यूं होता है कि ये 2 कार्बन के दरमियान है, ठीक है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स पे कंसिस्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पे आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसने क्या किया कि इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया। जैसे यहाँ पे अटैक हुआ तो लेट्स सपोज कि इस कार्बन के थ्रू अटैचमेंट होगी, ठीक है, यानी इस कार्बन के थ्रू इस 2 इलेक्ट्रॉन्स की अटैचमेंट होगी इस कार्बन के साथ, ठीक है, जहां से आपका लिविंग ग्रुप लीव किए। जब यहाँ से अटैचमेंट होगी तो जारी बात है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पहले तो कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स बने हुए थे बाय पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड था और बाकी 3 सिग्मा बॉन्ड थे, लेकिन जैसे यहाँ से पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की विद दिस कार्बन, एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बोकेटाइन की प्रोडक्शन होगी। अब ये जो आपके पास कार्बोकेटाइन है ना, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये नॉन क्लासिकल क्यों। पहले आप ये देखेंगे यहाँ हमारे पास क्या है कि एक इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये वाली कार्बन है तो अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए, लेकिन इस कार्बन के कितने 3 बॉन्ड्स, तो इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ, ठीक है। अब इसकी फॉर्म को हम इस तरह भी तो शो कर सकते हैं कि अगर ये वाली कार्बन जिसको हमने यहाँ से, मैं इनको ना नेम दे देती हूँ कि ये हमारे पास है कार्बन ए और ये हमारे पास कार्बन बी। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस कार्बन के थ्रू अटैचमेंट हुई, ठीक है, जब इस कार्बन के थ्रू अटैचमेंट हुई है कार्बन बी के थ्रू, तब आपके कार्बन ए के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी ए के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है और बी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकते हैं, ठीक है, तो दोनों कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ ही प्रोवाइड कर दिए जाए, यानी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसी सिस्टम को शो करूं तो अगर ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, अगर इसको यहाँ पे शो कर दो, यानी यहाँ पे इसका पाई बॉन्ड बन जाए, एज रिजल्ट यहाँ पे कार्बोकेटाइन की प्रोडक्शन हो जाएगी, यानी आपके पास 3 सेंटर्स हैं जहां पे आपका कार्बोकेटाइन जनरेट हो सकता है, एक ए, दूसरा बी और थर्ड हमारे पास है सी, ठीक है, 3 हमारे पास सेंटर्स है, ठीक है। अब ये जो 3 सेंटर्स हैं इसके लिए
कार्बोकेटाइन, ये जो 3 सेंटर है इसको मैं सी कह देती हूँ। अब ये 3 कार्बन है हमारे पास और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, यानी 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ अवेलेबल है। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ऐसे कार्बोकेटाइंस जिसके अंदर इस तरह का सिस्टम हो वो हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस होते हैं। वैसे हमारे पास सिंपली जो कार्बोकेटाइंस होते हैं ये नॉन क्लासिकल नहीं होते, ये क्लासिकल कार्बोकेटाइंस होते हैं। लेकिन इस तरह वाले जिसके अंदर 3 सेंटर हो और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स? सिर्फ यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो पहले ए और सी के दरमियान, जिसने पहले बॉन्ड बना लिया फिर उसने बी और सी के दरमियान बॉन्ड बना लिया, या फिर वो कर देता है कि बी और ए के दरमियान पाई बॉन्ड की प्रोडक्शन कर देता है। तो है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकिन सेंटर कितने हैं हमारे पास 3। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से हम इस कार्बोकेटाइन को कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड शो करें तो हमें पता चलेगा कि 3 कार्बन सेंटर के ऊपर वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, एक ये वाला कार्बन और 2 ये वाले। तो हमारे पास ओवरऑल ये हमारे पास क्या होगा कि उसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की प्रोडक्शन होगी। अब अगर हम ये देखें कि यहाँ पे आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन के ऊपर अटैक करे इन नेक्स्ट स्टेप ताकि हमारे पास रिटेंशन वाली प्रोडक्ट बन सके, तो क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। ये 2 बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं जिन्होंने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाया हो। ठीक है, तो ये दोबारा पाई बॉन्ड की प्रोडक्शन कर देंगे। एज ए रिजल्ट आपका जो एसिटोक्सी ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा आपके कार्बन के साथ। अब ये जिस तरह इस कार्बन के साथ अटैच है ये वही उसी तरह अटैच है जिस तरह आपका टोसाइलेट ग्रुप अटैच था। ठीक है, तो जो दोनों ग्रुप्स जो अटैच है वो सेम साइड पे अटैच है, यानी ओवरऑल हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे रिटेंशन वाली प्रोडक्ट बनी। ठीक है, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर गया और आपके पास रिटेंशन वाली प्रोडक्ट बन गई। अब हम ना 3 मॉलिक्यूल से कंपेयर करते हैं कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा इन केस ऑफ एसिटोलाइसिस। फर्स्ट केस ये कि हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है विद दीज कार्बन, एक कार्बन ए पे और दूसरा कार्बन बी पे। दूसरा केस ये कि सिर्फ कार्बन ए पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और थर्ड केस में हमारे पास किसी भी कार्बन के ऊपर कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, बल्कि ये सिंपल जो हमारे पास ये वाली एग्जांपल है वो। अब तीनों के अंदर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन तो होगी, लेकिन सवाल ये है कि तीनों में से एसिटोलाइसिस का रेट किस में ज्यादा होगा। अगर हम इसका रेट कहें कि ये K1 के थ्रू करता है एसिटोलाइसिस, ये K2 के थ्रू और ये हमारे पास करता है K3 के थ्रू, तो किस में एसिटोलाइसिस का रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा? तो उसका आंसर ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है जिसको अगर मैं ए मॉलिक्यूल कह दूं तो इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम बी में और सबसे कम सी में। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे लगे हुए मिथाइल ग्रुप्स, और मिथाइल ग्रुप्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो एज ए रिजल्ट ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो इजी हो जाएगा टू सिग्मा स्टार, तो इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है तो इसका इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, लेकिन सबसे कम किसका होगा? K3 के थ्रू जो मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला ये वाला मॉलिक्यूल, जिसमें आपका सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ सिर्फ हाइड्रोजन अटैच। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है। लेकिन अगर ऐसा केस हो जिसमें हमारे पास यही है नोरब्रेन वाला सिस्टम, लेकिन आपका जो OTS है वो इस साइड पे अटैच है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा। इसकी रीजन क्या है कि आपका जो सिग्मा स्टार है, अगर मैं यहाँ पे इसका सिग्मा स्टार शो करूं तो वो सिग्मा स्टार इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करना मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ पे तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला फिनोमिना नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ए मॉलिक्यूल का होगा, फिर बी का, फिर सी का, और सबसे कम हमारे पास डी मॉलिक्यूल का होगा, जो कि यहाँ पे। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने 2 केसेस को स्टडी किया। फर्स्ट केस देखा जिसमें हेलोजन एटम एज ए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, और सेकंड केस देखा जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एज ए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, किस तरह आपका जो सिग्मा बॉन्ड है वो एज ए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।